लुडविग विटगेंस्टीन नाम तो सुना होगा। ये 20वीं सदी के एक प्रभावी फिलोसफर्स में से एक रहे हैं। उनका जन्म 1889 में वियना, जो कि तब ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट था, वहाँ एक वेल्दी और हाईली कल्चर्ड फैमिली में जन्मे। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था तो ये भी ऑस्ट्रियन हंगरी जो आर्मी थी उसका पार्ट थे और अपना फिलोसफिकल वर्क ये तब भी कंटिन्यू कर रहे थे 1914 में। और 1918 में फाइनली इनका जो वर्क है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस वो जो है सामने आता है। 1919 में इन्हें वॉर के टाइम पे कैप्चर भी कर लिया जाता है और एक प्रिजन में डाल दिया जाता है इटली में, लेकिन बाद में इनको छोड़ भी दिया जाता है। 1921 में फाइनली जो अपनी ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस है वो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश करते हैं। जो 1918 में की थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जस्ट रफ था, एकदम रफ वर्क था, मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्म में था। लेकिन जो ओरिजिनल जर्मन लैंग्वेज में ये पब्लिश करते हैं वो 1921 में करते हैं, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस, जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर ये वीडियो है, उसका लिंक आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसमें जो विटगेंस्टीन की फिलॉसफी है उसके बेसिस पे उनको अर्ली विटगेंस्टीन भी बोला जाता है। लेटर विटगेंस्टीन में आती है आपकी फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि इस वीडियो का टॉपिक भी है आज का। तो 1930 से लेके 1947 का जो टाइम पीरियड है इसमें लेटर फिलोसफी विटगेंस्टीन की डेवलप होती है। तो इस टाइम पे वो कैम्ब्रिज में रहते हुए लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। 1939 में जी मोर को सक्सीड करते हैं और प्रोफेसर बनते हैं कैम्ब्रिज में। और 1945 से लेके 1947 तक ये फाइनली फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस की मैन्यूस्क्रिप्ट लिखकर तैयार करते हैं। 1947 में ही ये कैम्ब्रिज से रिजाइन करके अपनी जो लाइफ के लास्ट ईयर्स है ये आयरलैंड और ऑस्ट्रिया में बिताते हैं। 1950 के दौरान ये अपना प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करवा रहे होते हैं और 1951 में उनकी मृत्यु हो जाती है अप्रैल 29 को, कैम्ब्रिज में ही। अप्रैल 29 को तो मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। anyway, हाँ, तो उनके लास्ट वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं कि उन्हें बताना कि मेरी काफ़ी वंडरफुल लाइफ थी, टेल देम आई हैव हैड ए वंडरफुल लाइफ। तो ऐसा बोल के ये मर जाते हैं विटगेंस्टीन। और फाइनली उनके मरने के बाद 1953 में जो उनकी बुक थी फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसकी मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने 1947 में लिख ली थी, वो फाइनली पब्लिश होती है 1953 में उनके मरने के बाद। और इसी में जो है विटगेंस्टीन की लेटर फिलॉसफी डिस्कस होती है और इसी को लेटर विटगेंस्टीन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने इस फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस में क्या बात करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ लुडविग विटगेंस्टीन। तो पीआई में हमें एक क्लियर कट शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम ट्रैक्टेटस में जो फिलॉसफी थी वो काफी रिजिड फिक्स थी। ऑब्जेक्टिविटी की वहां पर बात होती थी, ऑब्जेक्ट को सिंपल माना जाता था। लेकिन फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में एक शिफ्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को मिलती है। कम और कॉन्टेक्स्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर वो वेगनेस और इनकम्प्लीटनेस की बात करते हैं, डायनेमिक नेचर बताते हैं लैंग्वेज का। बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है ये प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट की तरफ नहीं है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ यहाँ पर उनका रुझान है फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में। वो कहते हैं कि किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो उसके यूज पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसका यूज हो रहा है। ये वर्ड में ना तो एक्सप्लिसिटली होता है ना ही इम्प्लिसिट होता है वर्ड में, लेकिन ये डिटरमाइन होता है कॉन्टेक्स्ट से कि किस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में वो शब्द यूज किया जा रहा है। वो कहते हैं कि लैंग्वेज डायनेमिक है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है और ये ग्राउंड है इन द ह्यूमन एक्टिविटी। और वो अपोज करते हैं ट्रेडिशनल फिलोसफर्स की जो अप्रोच है टुवर्ड्स द सर्च ऑफ एसेंशियल डेफिनेशन। तो इस चीज को अपोज करते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो एसेंशियल डेफिनेशंस के पीछे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसेंस की तरफ मत जाओ, कॉन्टेक्स्ट को देखो। और इसी लेटर फिलॉसफी ने विटगेंस्टीन की इन्फ्लुएंस किया अदर फील्ड्स को भी, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस एंड लिटरेरी थ्योरी। पहले ही सेक्शन में वो अगस्तीन के मॉडल ऑफ लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करते हैं। ऑगस्टीन्स कन्फेशन में ऑगस्टीन ने बताया है कि कैसे एक चाइल्ड सीखता है लैंग्वेज को। जैसे कि एग्जांपल देते हैं 5 रेड एप्पल्स, कि तुम जो है एक स्लिप लेके जाते हो जिसपे 5 रेड एप्पल्स लिखा हुआ है और शॉपकीपर को देते हो, तो शॉपकीपर जो है उस स्लिप को देख के तुम्हें 5 लाल कलर के एप्पल दे देता है। तो उसको कैसे पता चल रहा है कि जिस 5 का वर्ड का मतलब ये है, एप्पल का मतलब ये है, वर्ड का, तो इन वर्ड्स के मायने कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे पता चल रहा है, कैसे यूज हो रहे हैं जो वर्ड है 5 रेड एप्पल, कैसे? तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें बिल्डर है, जो बिल्डर अपने असिस्टेंट को बोलता है बिल्डिंग स्टोन लाने के लिए, जैसे कि ब्लॉक, पिलर, स्लैब, ऐसे नाम लेता है वो, तो उसको उठा के दे देता है।
तो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, और इसको जो है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं विटगेंस्टीन। और विटगेंस्टीन कहते हैं कि लैंग्वेज का ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है। लैंग्वेज केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि तुम किसी ऑब्जेक्ट का नाम लोगे और वो उसे ले आएगा तो बस ये लैंग्वेज है, नहीं। वो कहते हैं कि लैंग्वेज का काफ़ी ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। लैंग्वेज की जो है डायनेमिक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है, और ये जो रेफरेंशियल व्यू है कि उस चीज़ को रेफर कर रहा है, वो ला रहा है, तो इसके वो क्रिटिक यहाँ पर है विटगेंस्टीन के अनुसार ये जो ऑगस्टीन का मॉडल ऑफ लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर नहीं करता है। उसका जो वेरियस यूज़ है लैंग्वेज का, वो यहाँ पर कैप्चर नहीं होता है। उनके अनुसार लैंग्वेज केवल एक नेमिंग सिस्टम की तरह काम नहीं करती है। ये नेमिंग से बढ़कर भी है। केवल ये नहीं कि तुम किसी ऑब्जेक्ट का नाम रख दोगे और ये लैंग्वेज हो गई, नहीं, इसके ऊपर भी है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट सेम एज डिफाइनिंग और एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ ए वर्ड। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी है जो कि स्टैब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन ए वर्ड एंड एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो लैंग्वेज की पूरे सारे आयाम है वो इसमें नहीं आते हैं नेमिंग में। ये ऐसा है कि जैसे तुमने किसी चीज़ को लेबल दे दिया है, लेकिन वो लेबल जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी वर्ड के। इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन डिस्क्राइब द यूज और इट्स प्रैक्टिकलिटी। तो नेमिंग क्या है? एक इनिशियल स्टेप है टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क्स। It doesn't capture the full complexity of linguistic meaning. Meaning of a word is not inherent in its reference to an object, but arises from its role in human activity. And also, not all words behave like names in a language. Many words perform actions, express relationships, or shape interactions, and their meanings depend on these broader functions. अब विटगेंस्टीन जो है अपने इस वर्क में लैंग्वेज गेम, एक ऐसा शब्द है जो कि काफ़ी बार यूज होता है। तो लैंग्वेज गेम क्या है? ये चिल्ड्रन जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये एक प्रकार का लैंग्वेज गेम है। प्रिमिटिव लैंग्वेज जो है ये भी एक प्रकार का लैंग्वेज गेम है। प्रोसेस ऑफ नेमिंग द स्टोन्स एंड रिपीटिंग द वर्ड्स आफ्टर समवन, ये भी एक तरह का लैंग्वेज गेम है। कुछ सर्टेन गेम्स जैसे कि रिंग रिंग रोजेज, जिसमें क्या एक सर्कल बनाया जाता है और राइम वाला गाना गाया जाता है, रिंग रिंग रोजेज, ए पॉकेट फुल ऑफ पॉजेज, अ टिश्यू वी ऑल फॉल डाउन। तो इस तरह का गेम है, तो ये भी एक लैंग्वेज गेम है। Giving orders, reporting events, describing objects, speculating, telling stories, asking questions, thanking, greeting, praying, ये सब भी लैंग्वेज गेम है। In mathematics 2 + 2 = 4 belongs to different language game than an explanation like help, ये भी एक प्रकार का लैंग्वेज गेम है। मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जैसे लैंग्वेज यूज हो रही है अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मायने हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो ये अलग लैंग्वेज गेम हो जाते हैं। तो ये सब लैंग्वेज गेम ही है। मतलब यहाँ पर हम लैंग्वेज के साथ खेल रहे हैं, शब्दों से खेल रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। विटगेंस्टीन कहते हैं कि शब्दों के कुछ फिक्स मीनिंग्स नहीं है, उनके जो मीनिंग है वो आते हैं कैसे वो यूज़ हो रहे हैं लैंग्वेज में। तो जैसे कि वो टूल बॉक्स का एग्जांपल देते हैं कि बॉक्स में हर एक टूल का अपना अलग फंक्शन है, उसी तरीके से लैंग्वेज में हर एक वर्ड का अपना अलग पर्पज़ है। वर्ड का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है ऑब्जेक्ट से, उसका जो मीनिंग है ये आता है फ्रॉम द एक्शंस these words are involved in। वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है आइसोलेशन में, कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइन करता है किसी भी वर्ड का मीनिंग। और ये थोड़ा थोड़ा साउंड करता है प्रभाकर का जो अन्विता विधनवाद है, उसमें वो यही बात करते हैं कि वर्ड का मीनिंग जो है आइसोलेशन में कुछ नहीं होता, वो जो सेंटेंस में यूज़ होता है तभी उसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि हम बोलते हैं गाय, तो गाय अपने आप में कुछ मीनिंग नहीं रखती है जब तक वो किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा गाय शब्द, कि गाय को इधर लाओ, गाय काली है, गाय गोरी है, या फिर गाय दूध देती है। तो गाय शब्द का मीनिंग उस सेंटेंस से आ रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो जिसमें यूज़ हो रहा है उससे उसका मीनिंग आता है। गाय या काव जो शब्द है आइसोलेशन में उसको कोई मायने नहीं है। तो ऐसा कुछ प्रभाकर ने अपनी अन्विता विधनवाद ये थ्योरी है उनकी उसमें दिया था। आपने पढ़ा भी होगा पूर्व मीमांसा में, जहाँ पर कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दोनों की अलग अलग थ्योरी है। कुमारिल भट्ट का जो था अभी ही तन्वयवाद था, जहाँ पर वो कहते थे कि नहीं आइसोलेशन में भी वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन प्रभाकर कहते थे अपने अन्विता विधनवाद में कि आइसोलेशन में कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि विटगेंस्टीन भी बोल रहे हैं आइसोलेशन में कोई वर्ड का मीनिंग नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है। अगर आप प्रभाकर के अन्विता विधनवाद के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है प्रभाकर का अन्विता विधनवाद। ओके, तो अभी हम विटगेंस्टीन पर वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल भी देखा है बिल्डर और उसके असिस्टेंट का, उसमें भी लैंग्वेज एज एन एक्टिविटी वर्क कर रही है। उसमें भी वर्ड का जो मीनिंग है उसके रोल पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे
उसका रोल है विद इन द एक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग। तो ये भी एक काइंड ऑफ लैंग्वेज गेम है। तो यही चीज़ कहते हैं विटगेन्स्टाइन की कोई इनहेरेंट लिंक नहीं है वर्ड और ऑब्जेक्ट में, जो उसका मतलब बताएगा वो डिपेंड करता है रूल्स और फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड। एंड वो कहते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उन प्रैक्टिसेस और कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा जिसमें वो यूज हो रहे हैं वर्ड्स। ऑस्टेंसिव टीचिंग, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और मीनिंग बताने का प्रयास करते हैं, इसमें भी विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि हम इस्टेब्लिश तो कर सकते हैं कनेक्शन बिटवीन ए वर्ड एंड एन ऑब्जेक्ट, बट हम इसमें भी कॉन्टेक्स्ट पे रिलाई करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंडिपेंडेंटली जो है ऑस्टेंसिव डेफिनेशन मीनिंग नहीं बता सकती, ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क में ही काम करती हैं लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस में कैसे वो यूज हो रहा है। ऑस्टेंसिव टीचिंग में भी प्रायर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। बिना प्रायर अंडरस्टैंडिंग के ये जो है एम्बिगियस लगेगी और लर्नर को जो है पता होना चाहिए कुछ अबाउट द काइंड ऑफ थिंग जिसको वो इंडिकेट कर रहा है। तो पहले प्रायर नॉलेज जरूरी है, तभी ऑस्टेंसिव टीचिंग भी हो सकती है। तो वो एग्जांपल भी देते हैं कि अगर तुम्हें प्रायर नॉलेज रही है और तुम कहते हो कि ये रेड ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ पॉइंट आउट करके, तो तुम्हें नहीं पता चल पाएगा कि ये कलर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, रेडनेस है, कुछ और है। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए भी तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, उसे सोशल होना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा दूसरों के साथ, एक्टिविटीज़ में जो है भाग लेना पड़ेगा। तुम आइसोलेशन में किसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। जैसे कि एक चाइल्ड है वो भी ऐसे ही लैंग्वेज सीखता है, प्रैक्टिस करता है उसे। तो वह एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक बच्चा है कोई, तो अपनी डॉल का नाम लूसी रख लेता है। उस लूसी को जो है उसे जानने के लिए भी उसे उसके साथ इंगेज होना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने नाम रख लिया तो उसे जान जाएगा, उसका जानने के लिए उसे इंगेज होना पड़ेगा। क्या है उसका मतलब लूसी का? तो एंगेजमेंट एक्टिविटी में जरूरी है लैंग्वेज सीखने के लिए अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टाइन। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि लैंग्वेज कई तरीके से ऑपरेट कर सकती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को नाम देना, क्वेश्चन पूछना, ऑर्डर देना, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना। तो इस तरीके से लैंग्वेज ऑपरेट करती है। और लैंग्वेज जो है यूनिफॉर्म नहीं होती, उसमें जो वर्ड्स है वो वेरी करते हैं और एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनको इनकम्पेरेबल होते हैं वर्ड्स आपस में। उनमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको तुम इरेज नहीं कर सकते। जिस तरीके से डिफरेंट टूल का डिफरेंट पर्पज होता है, उसी तरीके से डिफरेंट वर्ड का भी डिफरेंट पर्पज होता है लैंग्वेज में। और इसी को फंक्शनल डाइवर्सिटी बोलते हैं कि मतलब कुछ वर्ड जो है डिस्क्राइब करेंगे, कुछ कमांड करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ इमोशन को एक्सप्रेस करने के काम आएंगे वर्ड्स। जैसे कुछ टूल्स जो है दिखने में एक जैसे होते हैं, उसी तरीके से कुछ वर्ड्स भी जो है सिमिलर साउंड कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। विटगेन्स्टाइन के अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वर्ड कुछ सिग्निफाई करे, मतलब हर जगह किसी शब्द के मायने हो, कुछ मतलब हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं स्लैब या फिर दिस, तो स्लैब का जो मीनिंग है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज गेम में ही होगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका मतलब होगा एक इंस्ट्रक्शन के रूप में, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक लैंग्वेज गेम में स्लैब का कुछ मतलब हो। जैसे कि मैं किसी प्रिमिटिव सोसाइटी में चला जाऊं और वहाँ पे बोलूँ स्लैब, जिन्होंने ये वर्ड सुना ही नहीं है कभी, तो उनके लिए कोई मायना ही नहीं होगा वहाँ पर ये इस वर्ड का, या फिर होगा भी तो वो नहीं होगा जो यहाँ पे है, वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं सिग्निफाइज, तो ये जब तक हम इसका यूज स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक ये मीनिंगलेस है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स जो हैं वो नॉनसेंसिकल भी होते हैं, जैसे कि लेविस कैरोल के जो प्लेफुल वर्ड्स है, लिली बुरेलैरो एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? नॉनसेंस वर्ड है, इसका मीनिंगफुल वर्ड थोड़ी है ये कोई। तो ये जो चीज़ है कि किसी ऑब्जेक्ट को लेबल कर देना, नाम रख देना उसका, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन हर लैंग्वेज में ये जो है ऐसे नहीं हो सकता, हर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ये चीज़। कुछ जगहों पर कलर सैंपल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टीचिंग और कम्युनिकेशन में ये डिफरेंटली फंक्शन करते हैं फ्रॉम द नेम्स बट आर स्टिल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज गेम। देयर रोल इज टू एग्जाम्प्लीफाई और डेमोन्स्ट्रेट, नॉट मेयरली सिग्निफाई। जो कलर सैंपल्स है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका मतलब केवल सिग्निफिकेशन के लिए नहीं होता जैसे कि नेम्स का होता है। तो ये बोल रहे हैं कि नेमिंग जो है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल लैंग्वेज गेम्स। कलर सैंपल्स भी कहीं भी यूज़ हो जाते हैं और कुछ और चीज़ भी कुछ लैंग्वेज गेम्स में दूसरे लैंग्वेज गेम में यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पर वो रिजिडिटी को ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे हम टूल्स को उनके पर्सपेक्टिव और पर्पज़ के अनुसार क्लासीफाई करते हैं, उसी तरीके से वर्ड्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं पर्पज़ के और पर्सपेक्टिव के बेसिस पर। और ग्रुपिंग ऑफ दीज वर्ड्स डिपेंड्स ऑन द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन,
एंड वट आवर इंक्लिनेशन इज। वर्ड्स की ग्रुपिंग जो है और तरीकों से भी हो सकती है, जैसे कि ग्रामेटिकल रोल क्या है उनका, लैंग्वेज गेम में उनके फंक्शन के आधार पर उनकी ग्रुपिंग हो सकती है, और दूसरे क्राइटेरियाज पे भी हो सकती है उनकी ग्रुपिंग, डिपेंडिंग ऑन द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन, की हमारे क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है, उस आधार पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं वर्ड्स की। इसके अलावा विटगेंस्टीन कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है एब्सोल्यूट सेंस में। जिस तरीके से केमिस्ट्री और कैलकुलस में सिंबोलिज्म एक्सपेंड करता है, जिस तरीके से सिटीज में नए नए नेबरहुड्स आ जाते हैं, उसी तरीके से लैंग्वेज भी एक्सपेंड करती है विद न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज को एक फॉर्म ऑफ लाइफ कहना, इसके क्या मायने हैं विटगेंस्टीन के अनुसार? तो फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिसेस, शेयर्ड बिहेवियर्स दैट मेक ए लैंग्वेज इंटेलिजिबल। तो फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब ये है। और देयर कैन बी वैरायटी ऑफ पॉसिबल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज माइट कंसिस्ट ओनली ऑफ ऑर्डर्स एंड रिपोर्ट्स इन बैटल। अनदर लैंग्वेज माइट इंक्लूड ओनली क्वेश्चंस एंड यस और नो आंसर्स। ये जो एग्जांपल्स है इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि लैंग्वेज इंट्रिंसिकली टाई है टू द फॉर्म्स ऑफ लाइफ in which it is embedded. To imagine a language is to imagine the specific activities and purposes it serves. तो एक लैंग्वेज को इमेजिन करना मतलब उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज और उन पर्पसेस को इमेजिन करना जिसको वो सर्व कर रही है लैंग्वेज। अब जो सेकंड सेक्शन था जिसमें वो बिल्डर वाला एग्जांपल था, उसमें जो अपने असिस्टेंट को बोल रहा था स्लैब और वो उसको लेके आ रहा था तो ऑर्डर दे रहा था, तो ये स्लैब है, ये क्या एक सेंटेंस है या फिर एक वर्ड है? क्योंकि वो स्लैब वर्ड बोल रहा है लेकिन वो समझ पा रहा है असिस्टेंट उसका कि उसे स्लैब मंगा रहा है, तो खाली स्लैब बोल रहा है, ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे पास स्लैब लेके आओ, ब्रिंग मी ए स्लैब, लेकिन वो स्लैब बोल कर भी वो समझ जा रहा है असिस्टेंट और वो लेके आ रहा है। तो जो स्लैब है एक सेंटेंस है या फिर एक वर्ड है या फिर एक ये इलिप्टिकल सेंटेंस है। इलिप्टिकल ये जो टर्म है ये आया है इलिप्सिस से। इलिप्सिस मतलब ओमिट कर देना कुछ चीज़। इलिप्टिकल सेंटेंस में क्या है, हम कुछ पार्ट जो है ओमिट कर देते हैं और जो ओमिटेड पार्ट है ये हम समझ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट के जरिए। तो ये जो है इलिप्टिकल सेंटेंस ये शॉर्टेंड फॉर्म है सेंटेंस की। ग्रामेटिकली तो इनकम्प्लीट है लेकिन कॉन्टेक्चुअली ये कंप्लीट है। तो ये स्लैब जो है ये सेंटेंस जो है इलिप्टिकल है इस सेंस में, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसमें ओमिट हो रहे हैं कुछ एलिमेंट्स जो कि कंप्लीट सेंटेंस में होने चाहिए। कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए था ब्रिंग मी ए स्लैब, लेकिन हम बोल रहे हैं स्लैब, लेकिन स्लैब से हम समझ जा रहे हैं कि हमें वो स्लैब मंगा रहा है, कमांड दे रहा है। तो ब्रिंग मी ए जो है ये यहाँ पर ओमिटेड है लेकिन कॉन्टेक्स्ट के आधार पर वो हम समझ जा रहे हैं कि वो स्लैब मंगा रहा है। तो स्लैब जो है एक इलिप्टिकल सेंटेंस है। तो विटगेंस्टीन कहते हैं कि वाकई हमें कोई ज़रूरत है इसको ट्रांसलेट करने की स्लैब को इनटू ब्रिंग मी ए स्लैब? क्या जो है सिंपली हम स्लैब को एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं? तो विटगेंस्टीन कहते हैं नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम फुल सेंटेंसेस में ही सोचो, उसको इंटरनली रिफ्रेज करो स्लैब को ब्रिंग मी ए स्लैब या फिर कुछ और में। क्योंकि उनके अनुसार जो मीनिंग है वो डिटरमाइन होता है उसके यूज से कि कैसे वो वर्ड या सेंटेंस यूज हो रहा है। अब यहाँ पर वो एक चीज़ की और बात करते हैं कि जैसे कोई कहता है कि ब्रिंग मी ए स्लैब, तो क्या ये एक वर्ड है पूरा या फिर ये एक सेंटेंस है जिसमें 4 वर्ड्स हैं? विटगेंस्टीन कहते हैं कि ये 4 वर्ड के रूप में देखा जा सकता है जब हम दूसरे सेंटेंसेस से इसको कंपेयर करें। जैसे कि हम हैंड मी ए स्लैब, ब्रिंग हिम ए स्लैब, ब्रिंग 2 स्लैब्स, इन सेंटेंसेस को कंपेयर करें अगर ब्रिंग मी ए स्लैब को, तो एक 4 वर्ड के सेंटेंस के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई फॉरेनर है और वो ये सुनता है ब्रिंग मी ए स्लैब, तो वो इसको एक सिंगल यूनिफाइड एक्सप्रेशन समझ सकता है, एक वर्ड समझ सकता है, ना कि एक सेंटेंस। तो ये चीज़ जो है दर्शाती है कि मीनिंग जो है ये किसी इंडिविजुअल की मेंटल एक्टिविटीज पर डिपेंड नहीं करता है, एक ब्रॉडर लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है मीनिंग। अब एक फ्रेज है 5 स्लैब्स, तो ये 2 तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। पहला, अगर कोई हमसे बोलता है कि इस फाइल में कितने स्लैब्स है तो उसको हम बताएंगे कि 5 स्लैब्स, तो एक रिपोर्ट यानी स्टेटमेंट के रूप में हम बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये जो है 5 स्लैब लेके आओ, तो एक कमांड एक ऑर्डर के रूप में यहाँ पर ये एक्सप्रेस हो रहा है। तो सेम वर्ड्स ने कैसे अलग रोल प्ले किया, तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट लैंग्वेज गेम की वजह से ऐसा हो पाया। और दूसरे फैक्टर्स भी है जैसे कि टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये फैक्टर्स भी जो है दोनों केस में वेरी किए। हालांकि ये फैक्टर्स अगर सेम भी रहते तो भी जिस एक्टिविटी में ये वर्ड्स यूज हुए हैं उनसे जो है उनका अलग मीनिंग निकल जाता। अब इस स्लाइड में विटगेंस्टीन जो है फ्रेगे का जो असर्शन का आइडिया है उसको अपोज कर रहे हैं। फ्रेगे के अनुसार हर एक असर्शन में एक अजम्पशन होता है और ये फॉर्मल लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से
बोला जाता है कि इट इज असर्टेड दैट सच एंड सच इज द केस। और विटगेंस्टीन के अनुसार ये फॉर्मलाइजेशन जो है ये मिसलीडिंग है, क्योंकि ये जो फ्रेज है दैट सच एंड सच इज द केस, ये एक सेंटेंस नहीं है हमारी नेचुरल लैंग्वेज में। ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता है लैंग्वेज गेम में, तो इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। तो इट इज असर्टेड ये लिखना सुपरफ्लुअस है, क्योंकि इसके बिना भी मीनिंग समझा जा सकता है। इसके अलावा विटगेंस्टीन के अनुसार हम स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस की फ्रेम में भी लिख सकते हैं और उसके बाद हम यस और नो लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इज इट रेनिंग, उसके बाद यस लिख देंगे अगर हो रही है, नो लिख देंगे अगर नहीं हो रही तो। पर इसका मतलब ये भी नहीं है अब कि हर एक असर्शन में ही क्वेश्चन हो, जैसे कि इट इज असर्टेड जो है ये मीनिंगफुल कंटेंट नहीं दे रहा था असर्शन को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है हर एक असर्शन में ही हो। विटगेंस्टीन इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं कि जो असर्शन है एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप जिसमें होता है कि पहले प्रोपोजिशन को एंटरटेन किया जाएगा, उसके बारे में उसको सोचा जाएगा, थॉट किया जाएगा, देन जो है असाइन की जाएगी उसकी ट्रुथ वैल्यू, यानी कि ट्रुथ को असर्ट किया जाएगा, तो उसको रिजेक्ट करते हैं विटगेंस्टीन। इसके अलावा विटगेंस्टीन कहते हैं कि जो फ्रेगे का असर्शन साइन है जो कि वो असर्शन से पहले लगाते हैं, वो एक क्लैरिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिट है। ये कुछ हद तक ही जो है मीनिंग ऐड कर सकता है, कुछ बाउंड्रीज के बियॉन्ड ये भी मीनिंग जो है ऐड नहीं कर सकता। विटगेंस्टीन अब दर्शाते हैं कि कैसे सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट पर्पस सर्व कर सकता है। जैसे कि एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन की फॉर्म ले सकती है। फॉर एग्जांपल ऐसा बोलते हैं कि इजंट द वेदर ग्लोरियस टुडे, तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में स्टेटमेंट है। और इस तरीके से कमांड भी जो है एक पोलाइट क्वेश्चन के रूप में रिजेंबल हो सकती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि वुड यू लाइक टू क्लोज द डोर, तो ये हम पोलाइटली पूछ रहे हैं किसी से कि क्या तुम दरवाज़ा बंद करना पसंद करोगे। सो देर इज नॉट अ फिक्स्ड सेट ऑफ सेंटेंस टाइप्स, बल्कि सेंटेंस तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, इज इट रेनिंग, यस, ऐसे। न्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड यूजेस इमर्ज एज लैंग्वेज इवॉल्व्स, जैसे जैसे लैंग्वेज इवॉल्व होगी तो उसी तरीके से नए नए सेंटेंस टाइप भी आएंगे, उसके यूज भी आएंगे, इमर्ज होंगे। मीनिंग जो है डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट एंड यूज पे, नॉट ऑन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म। किसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और फॉर्म पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट और यूज पे डिपेंड करेगा मीनिंग। विटगेंस्टीन कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल लॉजिशियंस हैं ये लैंग्वेज को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। लैंग्वेज इतनी रिच है, डाइवर्स है, ये उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने खुद ने भी किया था अपने ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसफिकल्स में, जो उनका पहला वर्क था। तो इसी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं यहाँ पर विटगेंस्टीन। वो कहते हैं कि लॉजिशियंस जो है लैंग्वेज को एक फिक्स और लॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में ट्रीट करते हैं, लेकिन रियलिटी में लैंग्वेज डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है और शेप होती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो वर्ड्स और सेंटेंसेस के वेरियस रोल है इन प्रैक्टिकल लाइफ, उसको एग्जामाइन करने की ज़रूरत है, रादर दैन इम्पोजिंग रिजिड लॉजिकल फ्रेमवर्क्स ऑन द लैंग्वेज। विटगेंस्टीन ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि 2 नट्स की तरफ उसको पॉइंट आउट करके बोलना कि दिस इज 2, तो इससे जो है उसका मीनिंग फुली डिटरमाइन नहीं हो सकता, क्योंकि सुनने वाला जो है वो मिसअंडरस्टूड कर सकता है इस 2 को किसी और चीज़ से भी। तो नेमिंग से जो है मीनिंग फुली कैप्चर नहीं होता है उनके अनुसार, यूज़ पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से एक कलर है सीपिया, उसको समझने के लिए तुम्हें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कलर्स की, तभी तुम जो है ये फ्रेज समझ सकते हो दिस इज सीपिया, जब तुम्हें लार्जर जो लैंग्वेज गेम है ऑफ कलर नेमिंग का वो पता है। तो ये बात हमने पहले भी किया, प्रायर नॉलेज चाहिए होती है तभी तुम ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस को समझ सकते हो, और वो भी अपने आप में पूरी नहीं है, फुलफिल नहीं कर सकती। लैंग्वेज के जो डाइवर्स चीज़ें हैं, यूज़ एंड कंटेक्स्ट जो है देखा जाता है वर्ड का। अकेले ऑस्टेंसिव डेफिनेशन जो है वो कन्वे नहीं कर सकती मीनिंग, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर चेस में हम बोलते हैं कि दिस इज द किंग, तो ये जानने के लिए हमें उस पीस का क्या मतलब है उस गेम में, और गेम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर हमें नॉलेज है तभी हम जान सकते हैं उसका क्या मतलब है दिस इज द किंग का। अगर प्रायर नॉलेज नहीं है गेम की तो हम उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाएंगे किंग की क्या है। विटगेंस्टीन के अनुसार किसी चीज़ को देखकर बोलना उसकी तरफ पॉइंट करके, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड
तरीका है। अगर हम किसी वॉच की तरफ देखकर बोलते हैं कि लुक एट दैट ब्लू, तो लर्नर को कैसे पता चलेगा कि हम जो पॉइंट कर रहे हैं जिसकी तरफ वो कलर है, शेप है या फिर कुछ और चीज है। सो दिस एक्ट ऑफ पॉइंटिंग इज एम्बिगियस विदाउट द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग जो है डिपेंड करता है ऑन व्हाट हैपेंस बिफोर एंड आफ्टर द पॉइंटिंग, सच एज एक्सप्लेनेशंस ऑफ द लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंसेस। बैकग्राउंड नॉलेज जो है जरूरी होती है टू अंडरस्टैंड थिंग्स। विटगेंस्टीन कहते हैं कि तुम लैंग्वेज और लैंग्वेज गेम्स समझ सकते हो जब तुम पार्टिसिपेट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ना कि खाली एक्सप्लिसिट रूल से तुम समझ सकते हो। एक व्यक्ति चेस खेलना सीख सकता है केवल दूसरों को ऑब्जर्व करके, उसे फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत नहीं है चेस सीखने के लिए। अब इस स्लाइड में विटगेंस्टीन उस टेंडेंसी को भी खारिज कर देते हैं कुछ लोगों की, जो बोलते हैं कि अगर तुम पॉइंटिंग से अगर मीनिंग नहीं बता पा रहे हो तो कुछ मेंटल एक्टिविटी से तुम उसका मीनिंग बता सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस के जरिए तुम उसका मीनिंग बता सकते हो। तो विटगेंस्टीन इस चीज को खारिज करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, मीनिंग जो है किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस से नहीं आ सकता, मीनिंग आता है कॉन्टेक्चुअल एक्टिविटी से, प्रैक्टिस से। अब विटगेंस्टीन कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो उसकी इमेज हमारे सामने आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट में और उसके नाम में कोई एक डीप इंट्रिंसिक कनेक्शन है। बस ये यही चीज दिखाती है कि हाउ वी यूज नेम्स इन कॉन्टेक्स्ट। अब विटगेंस्टीन डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करते हैं, जैसे कि दिस एंड दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये जो वर्ड्स है दिस एंड दैट, ये नेम्स से फंडामेंटली डिफरेंट है। प्रॉपर नेम्स की तरह हम इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि दिस इज कॉल्ड दिस, हम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इनका जो रोल है ये डेमोन्स्ट्रेट करना है, डायरेक्ट करना है अटेंशन को, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को नेम करना इनका काम है। जब हम दिस को यूज करते हैं तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जिसकी तरफ हम उसे पॉइंट कर सके, तो पॉइंट करने के लिए तो इट रिक्वायर्स ए बियरर ऑलवेज। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है ये पॉइंटिंग जेस्चर्स पे और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट पे फॉर देयर यूज रिलाई करते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब कुछ मेटाफिजिशियंस होते हैं जो दिस और दैट, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, उनको नेम की तरह यूज करते हैं। तो विटगेंस्टीन के हिसाब से गलत है, ये लैंग्वेज को आइडियलाइज करना है, इट इज आइडियलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। ऐसे जो है लैंग्वेज वर्क नहीं करती है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब विटगेंस्टीन कहते हैं कि कुछ फिलोसफर्स कैसे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को घूरते रहते हैं और उसके बाद रिपीटेडली बोलते हैं दिस 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 दिस। तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट के इसेंस को एनकैप्सुलेट करने की कोशिश करते हैं दिस में। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस सी चीज़ है और ओकल्ट व्यू को दर्शाता है उनके। वो जो है ऑब्जेक्ट को बैप्टाइज करने की कोशिश करते हैं विद द नेम, और इसी चीज़ को विटगेंस्टीन कहते हैं कि ये मिसयूज है लैंग्वेज का। और इस चीज़ को ये क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा लगता है कि लैंग्वेज छुट्टी पे चली गई है, लैंग्वेज गोइंग ऑन हॉलीडे, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज़ तो रहा ही नहीं ना लैंग्वेज का, एब्स्ट्रैक्शन आ गया है। अब कुछ लोगों के लिए जो ट्रू नेम होगा वो सिंपल हो सकता है, वो फंडामेंटल एंटिटी होगी, वो इंडिविजिबल होगी, डिविजिबल नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ पर विटगेंस्टीन ऑब्जेक्शन उठाते हैं और यहाँ पर वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक तलवार है जिसका नाम है एक्सकैलिबर। ये जो एक्सकैलिबर है ये पार्ट्स में टूट सकती है। अब ये जो तलवार है ये होल नहीं रही है, पार्ट्स में टूट गई है। तो अब एक्सकैलिबर से हम किसको रेफर करेंगे? तो यहीं से आइडिया निकल कर आता है कि मीनिंगफुल नेम्स जो हैं ये उनके पास कुछ इंडिविजुअल सिंपल्स होना चाहिए जिसको रेफर कर सके। तो इस व्यू के अनुसार सेंटेंसेस जैसे कि एक्सकैलिबर हैज ए शार्प ब्लेड, ये सिंपलर कंपोनेंट्स में टूटना चाहिए जिससे कि इनका मीनिंग प्रिजर्व हो सके, इवन अगर सोर्ड डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो। अब विटगेंस्टीन इस चीज़ का खंडन करते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट द फिक्सेशन ऑफ ऑन नेम्स एज सिग्निफाइंग सिंपल्स। उनके अनुसार ये आइडिया जो है गलत है कि नेम्स को ज़रूरत है कुछ चीज़ की, को हमेशा प्रेजेंट रहे, कोई इंडिविजुअल चीज़, ऐसा नहीं है। नेम ऐसे फंक्शन नहीं करते हैं प्रैक्टिस में। जो ये एक्सकैलिबर वर्ड है ये मीनिंगलेस नहीं हो जाता है जब वर्ड डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो लैंग्वेज रिलाई नहीं करती है ऑन एन अनब्रोकन फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर इट्स मीनिंग। Instead, the meaning of a name arises from its use within a language game, not from a direct or eternal correspondence to an object. लैंग्वेज जो है फ्लेक्सिबल है, किसी ऑब्जेक्ट और उसके नाम के बीच में कोई एक सिंगल यूनिवर्सल रिलेशनशिप नहीं होती है। एक नाम को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में। नेम जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली ऑपरेट होते हैं, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है टू फोर्स ए रिजिड आइडियलाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन टू दैम।
विटगेंस्टीन हमें चेतावनी देते हैं कि वी कांट इक्वेट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड विद द ऑब्जेक्ट इट रेफर्स टू। अगर मिस्टर एन नाम का कोई आदमी मरता है तो वो मिस्टर एन नाम का आदमी मरा है, ना कि उस नाम का मतलब मर गया है। ये जो स्टेटमेंट है मिस्टर एन इज डेड, ये अभी भी सेंसिकल है, क्योंकि नाम जो है रिटेन कर लेता है अपना रोल इन द लैंग्वेज गेम, क्योंकि इस नाम से अभी भी हम उस डिसीज्ड पर्सन को रेफर कर रहे हैं जो मर गया है। इसी चीज़ को दर्शाने के लिए विटगेंस्टीन ने एक ब्रोकन टूल जिसका नाम एन है उसका एग्जाम्पल देते हैं। इन हाइपोथेटिकल लैंग्वेज गेम जो एन है ये एसोसिएटेड है विद द टूल। इफ द टूल इज ब्रोकन और लॉस्ट, डज एन स्टिल हैव मीनिंग, ऐसा बोलते हैं वो। अगर ये टूल टूट जाता है या लॉस्ट हो जाता है, क्या एन का अभी भी मीनिंग है या नहीं। इन दिस केस एंड रिटेन्स मीनिंग इवन द एब्सेंस ऑफ इट बियर्स। अब विटगेंस्टीन पूछते हैं कि अभी जो नाम करेंटली यूज में नहीं है क्या उनका कोई मतलब होगा। जैसे कि एक्स नेम है वो अभी असाइन नहीं हुआ किसी टूल को, तो क्या उसका कोई मीनिंग होगा। विटगेंस्टीन कहते हैं कि अगर एक्स इनकॉर्पोरेट होता है किसी लैंग्वेज गेम में, जैसे कि जोक के रूप में वेयर इट प्रॉम्प्ट्स ए हेडसेक, इट गेन्स मीनिंग डिस्पाइट लैकिंग ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एज इट्स बियर। कि उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका मीनिंग आ जाएगा, क्योंकि वह एक जोक के रूप में इनकॉर्पोरेट हो गया है लैंग्वेज गेम में। और तो ये दिखाता है कि मीनिंग इज नॉट इंट्रिंसिक टू द नेम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप बट इमर्जेस फ्रॉम इट्स रोल इन द लैंग्वेज गेम। विटगेंस्टीन चैलेंज द फिलोसॉफिकल आइडिया दैट वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल एलिमेंट्स एंड क्वेश्चंस द assumption that names signify irreducible symbols. He critiques the notion that reality or our perception of it can always be broken down into fundamental or non-composite components, suggesting instead that the concept of simple and composite are relative to the language games and contexts in which they are used. अब विटगेंस्टीन यहाँ पर थिएटेटस का रेफरेंस देते हैं जहाँ पे सोक्रेटिस डिस्कस करते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स और इनको सिंपल्स भी बोलते हैं। ये जो प्राइमरी एलिमेंट्स है ये एग्जिस्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिटर्मिनेशन, इनको फर्दर जो है डिटरमाइन नहीं किया सकता। इट जस्ट इज हैव नो डेफिनेशन बियॉन्ड देयर बेयर नेम फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज व्हेन कंबाइंड। सो ये जो है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के आधार बनते हैं जब कंबाइन होते हैं तो। और यही सिंपल का जो आइडिया है ये रसल्स के इंडिविजुअल्स में और विटगेंस्टीन के खुद के अर्लियर वर्क ट्रैक्टेटस में देखने को मिलता है, जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट को सिंपल बताते हैं। तो फिर विटगेंस्टीन एक क्रूशियल क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सिंपल है ये क्या है, ये क्या फिजिकल कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट का जैसे कि वुड मॉलिक्यूल एटम, या फिर ये फीचर है ऑफ परसेप्शन जैसे कि कलर या शेप, क्या है ये। तो आंसर जो है उनके अनुसार ये आता है कि डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और एंड द क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन दैट सिंपल एंड कंपोजिट। विदाउट स्पेसिफाइंग दीज क्राइटेरिया द क्वेश्चन बिकम इनकोहेरेंट। ये सिंपल है क्या, इसका क्या मतलब है, क्या सिंपल वो है जो कंपोजिट नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन रेज होगा कि तो कंपोजिट किस सेंस में नहीं है। फॉर इंस्टेंस, इज अ चेयर कंपोज ऑफ वर्ड पीसीज मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इज द विजुअल इमेज ऑफ अ चेयर कंपोज ऑफ कलर्स शेप्स और लाइंस, इस सेंस में नहीं है कंपोजिट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ओनली मेक्स सेंस विद इन ए स्पेसिफिक फ्रेमवर्क और लैंग्वेज के। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपल और कंपोजिट का ये रिलेटिव है। जैसे कि चेस बोर्ड है, इट कैन बी सीन एज कंपोज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स, इट कैन आल्सो बी सीन एज कंपोज ऑफ कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट एंड एज ए ग्रिड schema it can be seen as composed of smaller geometrical elements, lines and corners. So different perspective will different compositions. So calling the chessboard absolutely composite is meaningless outside a particular perspective or purpose. तो एक चेस बोर्ड को एब्सोल्यूट कंपोजिट भी नहीं कहा जा सकता आउटसाइड ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। तो ये जो टर्म है सिंपल एंड कंपोजिट ये कई तरीके से यूज किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। Wittgenstein critiqued the tendency to ask abstract philosophical questions जैसे कि is this object composite, is the visual image of this tree composite and what are its component parts.
These questions can be answered when a specific criteria for composite has been established. Or the correct response of these questions would be that depends on what you understand by composite. ये depend करता है कि तुम composite से क्या समझते हो, तो वही आंसर हो जाएगा उस हिसाब से. So if we define composite in terms of branches and trunks, we can meaningfully ask if the image of a tree is composite. However, if no such definition is provided, the question lacks clear sense, clarity or context. So clarity और context अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है. अब इस स्लाइड में हम देखेंगे एक हाइपोथेटिकल लैंग्वेज गेम इंट्रोड्यूस करते हैं विटगेन्स्टाइन, जहाँ पर कलर्ड स्क्वायर्स हैं जो कि 3x3 लेआउट में अरेंज्ड है, और यहाँ पर रेड ग्रीन व्हाइट और ब्लैक कलर के स्क्वायर्स है जिसको दिखाया गया है RGWB से, और यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है RRBGGGRWW, जो कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को दिखा रहा है कलर्स के ऑन द ग्रिड. और इस गेम के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि नाम देना एक स्क्वायर को विद R और B इज एन एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द साइन एंड द एलिमेंट. However, naming alone does not accomplish much. It's merely preparatory for describing arrangements or making propositions. खाली नाम देने से कुछ नहीं होगा. Description involves using the names in a structured sequence to represent something. Example, a grid layout. The meaning of R or B is taught through ostensive teaching, pointing to examples and associating the sign with the element. A rule might be written down or demonstrated through examples. So उसको लिखकर और demonstrate करके through examples दिखाया जा सकता है, helping learners understand how to use the signs. Wittgenstein highlight करते हैं कि the meaning of the words arises from their use within a context or system of rules, not from inherent property. तो विटगेन्स्टाइन इससे ये हाईलाइट करते हैं कि जो मीनिंग है वर्ड का अराइज फ्रॉम देयर यूज विद इन ए कॉन्टेक्स्ट और सिस्टम ऑफ रूल्स, नॉट फ्रॉम द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ड्स देमसेल्व्स. यहाँ पर ही क्वेश्चंस वेदर द कलर्ड स्क्वायर्स आर ट्रूली सिंपल एलिमेंट्स, व्हाट counts as simple or composite, depends entirely on the context and the rules of the language game. A single red square might be single in this game, however under a different framework it could be considered composite. Alternatively, larger areas could be seen as composed of smaller areas subtracted from them, illustrating the simplicity and complexity of relative concepts defined by how the elements are used or conceptualized in the game. The notion of simplicity is not absolute. It depends on the purpose and context of the language game. विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि जो नेमिंग है ये रोल बताता है किसी भी चीज़ का इन द लैंग्वेज गेम. ये जो है इसको पार्ट बनाता है ऑफ द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि नाम है R फॉर ए रेड स्क्वायर, एस्टेब्लिश करेगा इट्स रोल एज ए रिप्रेजेंटेशनल टूल इन द गेम. तो इसका कुछ एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है. ये केवल इसका जो रोल है एलिमेंट का is not to exist but to serve as a means of representation. The meaning and significance of the element come from its use in the game, not from any independent property of existence or something. ये जो elements है colored square और standard meter जैसे, ये एक paradigm की तरह कार्य करते हैं. In their respective language games, they are not objects being represented but tools for representation. ये वो कोई object नहीं है जिनको represent किया जा रहा है, ये तो टूल है रिप्रेजेंटेशन के. रूल्स जो है एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं, एंड जो करेक्टनेस है लैंग्वेज को यूज़ करने की डिपेंड करेगी ऑन दीज रूल्स. फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन मिस्टेकनली सेज आर इंस्टेड ऑफ बी, जो एरर है कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस ऑफ द गेम. ए टेबल और पैराडिग्म माइट हेल्प इन टीचिंग द गेम और रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स. For example, a table listing R is equal to red can be used to verify descriptions. However, in regular practice, memory and association often replace explicit reliance on such tools. Rules जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन उनका जो रोल है ये वैरी करता रहता है. They might be explicit aids in learning or implicit norms governing everyday uses. अब ये जो हम रेड स्क्वायर R साइन से दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये रेड स्क्वायर जो कोरस्पॉन्ड कर रहा है आर को, ये जो कोरस्पॉन्डेंस है ये हमने लर्न किया है, प्रैक्टिस किया है थ्रू पॉइंटिंग टू पैराडिग्म्स और यूजिंग ए टेबल. इफ समवन मेक्स वो ब्लैक स्क्वायर्स के लिए आर बोल देता है अगर, तो एरर जो है रिकग्नाइज कर लिया जाएगा बिकॉज ये लर्नड रूल से डेविएट हो रहा है. तो मीनिंग ऑफ ए साइन इज नॉट इंट्रिंसिक बट अराइजेस फ्रॉम इट्स यूज इन द गेम एज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड लर्नड एसोसिएशंस. अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो नेम्स है ये सिग्निफाई करते हैं समथिंग इंडिस्ट्रक्टिबल,
तो क्या ऐसा है? तो इसके पीछे रीजनिंग दी जाती है, अगर सब कुछ डिस्ट्रक्टिबल होता, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता, तो फिर तो वर्ड्स अपना मीनिंग लॉस कर देते। तो ये ऐसा ना हो, तो इसलिए वर्ड जो है इंडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन विटगेंस्टीन इस चीज़ पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो मर जाता है तो उसके नाम का जो मतलब है वो अभी भी रिटेन रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, वो लॉस नहीं होगा नाम। और ये जो है डिपेंड करेगा कन्वेंशंस पर, रूल्स पर, उस मिसाल पर, पैराडिग्म पर विद इन ए लैंग्वेज गेम। विटगेंस्टीन कहते हैं कि पैराडाइम जो है ये खुद में ही इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिबल है, ये चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। तो इसलिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है टू जज देयर एक्यूरेसी। विटगेंस्टीन फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि मेमोरी भी फोलिएबल है, ये भी डिस्ट्रक्ट हो सकती है। तो अगर हम मेमोरी पे रिलाई करते हैं टू रिमेंबर रेड, तो हमारी मेमोरी भी जो है फेल हो सकती है, डिस्टोर्ट हो सकती है, जैसे कि फिजिकल पैराडिग्म हो जाते हैं, माइट डिग्रेड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ना तो मेमोरी ना ही पैराडाइम जो है ये गारंटी कर सकते हैं फॉर द परमानेंस ऑफ द मीनिंग। अब विटगेंस्टीन एक मेटाफिजिकल क्लेम को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें बोला जाता है कि रेड एग्जिस्ट जो है इन सम स्पेशल टाइमलेस और इंडेस्ट्रक्टिबल सेंस। विटगेंस्टीन आर्ग्यू करते हैं कि ये फ्रेज है ये दो डिस्टिंक्ट इश्यूज रेज करता है। पहला कि अगर हम कहते हैं कि रेड एग्जिस्ट, तो इट सिंपली अफर्म दैट द वर्ड रेड हैज़ मीनिंग विद इन लैंग्वेज गेम। अगर हम कहते हैं कि रेड डज नॉट एग्जिस्ट, तो इट इम्प्लाई दैट देयर आर नो रेड ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, नोट दैट द कंसेप्ट इटसेल्फ वैनिसेस। मतलब कि रेड ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये वैनिश नहीं हो जाता ऑब्जेक्ट के वैनिश होने से। तो ये जो क्लेम है कि रेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये एक लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन पैदा करता है। द कलर रेड इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट एग्जिस्ट इन आवर लैंग्वेज एज अ कंसेप्ट और मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसके डिस्ट्रक्शन और एग्जिस्टेंस का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, ये मीन्स है रिप्रेजेंटेशन का। अब यहाँ पर वो बात करते हैं ऑर्डिनरी और एनालाइज्ड स्टेटमेंट की, जिसके लिए वो ब्रूम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कॉर्नर में झाड़ू रखी हुई है, मैं बोलता हूँ कि माई ब्रूम इज़ इन द कॉर्नर, तो एक ऑर्डिनरी सेंटेंस है, हम ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जो मोर एनालाइज्ड स्टेटमेंट होगी इसकी, अगर मैं उस कॉर्नर को बोलता हूँ कि इट इज़ द पोजीशन ऑफ माय ब्रूम स्टिक एंड ब्रश, यहाँ पर मैंने ब्रूम को भी ब्रश और ब्रूम स्टिक में तोड़ दिया, ज़्यादा एनालाइज फॉर्म में ले आए हूँ। तो विटगेंस्टीन यही बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें जो है झाड़ू मंगानी है तो हम बोलेंगे ब्रिंग मी द ग्रूम, ना कि ब्रिंग मी द ब्रूम स्टिक एंड ब्रश। अलग अलग तोड़ के नहीं बोलेंगे हम उसको। लेकिन विटगेंस्टीन के अनुसार दोनों ही जो फॉर्म है ये वैलिड है विद इन देयर रेस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट। अब विटगेंस्टीन कहते हैं कि जिस प्रकार एक फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग फीचर्स होते हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे कि आई कलर होता है, चलने का तरीका, टेम्परामेंट, ये ओवरलैपिंग फीचर्स होते हैं। इसी तरीके से लैंग्वेज के यूज में भी ऐसा होता है। लैंग्वेज में भी कोई सिंगल इसेंशियल फीचर नहीं है, बट ओवरलैपिंग फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, बॉल गेम्स, इनमें ओवरलैप कर सकते हैं कुछ फीचर्स, लेकिन सब कुछ आइडेंटिकल नहीं होता है इनमें। देयर इज नो सिंगल फीचर दैट ऑल गेम्स शेयर, येट वी स्टिल ग्रुप देम अंडर द कैटेगरी ऑफ गेम्स। Similarly, the concept of number doesn't rest on one defining property, but on a network of overlapping uses and relationships. और इस चीज को दर्शाने के लिए विटगेंस्टीन एक थ्रेड मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार एक फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो एक कंटिन्यूस जिस प्रकार एक थ्रेड की जो स्ट्रेंथ है वो एक कंटिन्यूस फाइबर में नहीं होती है, बल्कि ओवरलैपिंग और बहुत सारे जो इंटरट्विनिंग फाइबर्स है वो मिलकर जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, थ्रेड को। सिमिलरली द लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ओवरलैपिंग सिमिलैरिटीज rather than a single unifying essence। अब विटगेंस्टीन कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है दो तरीके से फंक्शन कर सकता है। पहला रिजिड तरीके से, जैसे कि मैथमेटिक्स में कार्डिनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ये रिजिड लिमिट्स में होते हैं। और दूसरा है फ्लूइड तरीके से, जहाँ पर स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ गेम में देखा जाता है, और इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं है। तो इसलिए विटगेंस्टीन कहते हैं कि इसकी जो बाउंड्री ड्रॉ करना है ऑप्शनल है। हालांकि तुम कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डिनरी यूज़ में बाउंड्री ड्रॉ करने की, इसको इतना रिजिड बनाने की। तो इसलिए किसी प्रिसाइज डेफिनेशन की भी जरूरत इसको मीनिंगफुली यूज़ करने के लिए। इसकी जो वेगनेस है, इसकी जो ब्लर्ड बाउंड्रीज है, वो ही काफ़ी है इसके मीनिंगफुल यूज़ के लिए। इनफैक्ट ये जो ब्लर्ड कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा सूटेबल है in certain context. Words like green or leaf don't need fixed meanings to be useful. Their meaning lies in their flexible, context dependent use. जैसे कि एक रेक्टेंगल है जिसको प्रिंट किया गया है ग्रीन कलर से, कैन सर्व एज अ सैंपल ऑफ ग्रीन, बट इट कैन आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ सैंपल ऑफ a green rectangle depending on how it is presented and used.
एक तरफ जहाँ फ्रेगे कहते हैं कि जो वेग बाउंड्रीज है ये कॉन्सेप्ट को अनयूजेबल बनाती है, दूसरी तरफ विटगेंस्टीन इस चीज़ को काउंटर करते हुए ये दिखाते हैं कि वी ऑफन यूज वेग इंस्ट्रक्शंस लाइक स्टैंड रफली देयर इफेक्टिवली, कि हम वेग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम बोल देते हैं कि स्टैंड रफली देयर, लेकिन ये इफेक्टिवली हम यूज़ करते हैं फिर भी। सिमिलरली वी यूज कॉन्सेप्ट्स लाइक गेम विदाउट नीडिंग प्रिसाइज डेफिनेशंस, तो इनको हम बढ़िया से यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गेम को किसी प्रिसाइज डेफिनेशंस के बिना भी। और गेम जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जाम्पल्स की मदद से ये करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन से हम नहीं करते हैं ये। For instance, we might teach a child games involving dice, cards, or sports and say these and similar things are called games. The child learns to use the word game based on these examples and their context, not by grasping a rigid definition. तो definition से नहीं example से सीख सकते हैं child. Wittgenstein stresses that when we provide examples, we are not pointing to some hidden essence shared by all games. Instead, we are teaching the use of the concept. The child doesn't need to abstract a single common feature from the examples, but learns how to apply the concept flexibly. Wittgenstein कहते हैं कि जब तुम एग्जाम्पल की मदद से कोई कॉन्सेप्ट समझाते हो तो उसमें क्या कॉमन है उस चीज़ से वो समझ लेता है समझने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं येलो ओकरे का, द पर्सन अंडरस्टैंड येलो ओकरे बाय रिकग्नाइजिंग व्हाट इज कॉमन अक्रॉस द एग्जाम्पल्स। हालांकि क्या कॉमन है ये डिपेंड करता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड यूज ऑफ द एग्जाम्पल्स। Showing pictures of different shades painted the same color might lead someone to associate yellow ochre with color. Showing various shades of a color and calling them all blue might highlighting a broader understanding of blue that encompasses the variations. तो interpretation जो है किसी भी चीज़ की वो use पर डिपेंड करती है। Wittgenstein emphasize करता है कि understanding a concept or definition isn't just about internalizing a mental image or schema. For example, a schematic leaf might represent the concept of a leaf as a general idea, but whether it is seen as a particular leaf or as a general schema depends on how it is used. This language game metaphor highlights how we use words in specific contexts, which are governed by human purposes and conventions. And the meaning of the game arises not from its definition but from how we use it in practice. The game we play with the word game doesn't have strict rules or boundaries, फिर भी it functions perfectly well. विटगेंस्टीन कहते हैं कि ये जो जनरल डेफिनेशंस है ये भी मिसअंडरस्टूड की जा सकती है, फेल हो सकती है टू कैप्चर द रिचनेस ऑफ ए कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जांपल्स जो है ये कोई प्योर सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट इज़ हाउ वी एक्चुअली ऑपरेट इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम एग्जांपल्स की मदद से ही ऑपरेट करते हैं। दिस हाईलाइट द प्रैग्मेटिज्म ऑफ लैंग्वेज, ये है लैंग्वेज को प्रैक्टिकल बनाता है और यूजेबल बनाता है। विटगेंस्टीन कहते हैं कि अक्सर हम रिजिड डेफिनेशंस की सर्च में, हिडन इसेंसेस की सर्च में ओवर एनालाइज कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, जिससे क्या होता है लैंग्वेज इग्नोर हो जाती है कि कैसे वो एक्चुअली यूज होती है। अक्सर क्या होता है ये अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर तुम किसी चीज़ को एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर पा रहे हो तभी तुम्हें उसकी नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉलेज होने के लिए उसका प्रैक्टिकल यूज होना जरूरी है। किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि तुम उसको कैसे यूज करते हो, कैसे एग्जांपल्स दे रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो सिमिलर इंस्टेंसेस एंड डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि व्हाट डज और व्हाट डजंट फिट। ये जो प्रैक्टिकल और सिचुएटेड अंडरस्टैंडिंग है यही सफिशिएंट है। इट डजंट डिपेंड ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव और थ्योरेटिकल डेफिनेशन। विटगेंस्टीन मोसेस का एग्जांपल देकर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे नेम्स एंड कॉन्सेप्ट्स के जो है वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि अगर कोई कहता है मोसेस डिडंट एग्जिस्ट, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कोई रेफर कर रहा है टू द लीडर ऑफ द इजराइलिट्स, और मोसेस का मतलब ये हो सकता है कि द मैन डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल और समवन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो जो नेम है मोसेस डजंट हैव ए सिंगल फिक्स्ड मीनिंग, इट ऑपरेट्स विद इन अ सीरीज ऑफ प्रॉप्स, descriptions or associations that can shift based on the situation. तो कोई fixed meaning नहीं है, and this lack of fixed meaning does not undermine the usefulness of names or concepts. Just as a wobbly table with 4 legs is still functional, a word like Moses or game can work effectively even without rigid boundaries. Wittgenstein observes that in areas like aesthetics or ethics, definitions often fail to capture the full complexity और vagueness of concepts. जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, blurred red rectangle in a painting might resist any attempt to replace it with a sharply defined version. In such cases, anything and nothing is right, reflecting the inherent openness of certain concepts. Instead of looking for perfect definitions, Wittgenstein urges us to consider how we learn and use words in specific language games.
For example, the meaning of good comes from the kinds of examples and context in which it is used, not from an abstract universal definition. अब विटगेंस्टीन मॉन्ट ब्लैंक गेम्स और क्लैरिनेट साउंड्स के एग्जाम्पल्स से बताने का प्रयास करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। जैसे कि पहली जो नॉलेज है कि ये जानना कि मॉन्ट ब्लैंक कितनी ऊंचाई पर है, ये इसमें स्पेसिफिक और मेजरेबल इंफॉर्मेशन पता चल रही है। और ये जानना कि जो वर्ड गेम है ये कैसे यूज़ हो रहा है, इसमें फेमिलियरिटी और एग्जांपल्स और कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व है। और ये जानना कि कैसे क्लैरिनेट साउंड करता है, तो इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इट मे रेजिस्ट वर्बल डिस्क्रिप्शन। विटगेंस्टीन आर्ग्यूज दैट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक चेयर और गेम don't need rules for every possible situation. For example, if a chair keeps disappearing and reappearing, we might question whether it is a chair or an illusion. But even without predefined rules for such cases, we can navigate the situation through context and practical judgment. So, after all this, we can conclude by saying that meaning arises through the use of language within a specific context or system of rules. Naming, describing, and understanding are activities shaped by these systems, and concepts like simplicity, complexity, and existence depend on the framework in which they are considered. By focusing on the practice and rules of language games, Wittgenstein offers a way to resolve philosophical problems about meaning and representation. So, in a nutshell, we can say the later Wittgenstein was all about context, dynamic nature of the language, its flexibility, subjectivity, and complexity of the language. That concepts are vague and there is a vagueness and incompleteness in the language. And the approach towards the language should not be of absolute kind. It should be pragmatic and we can say practicality should be there in the language. So that's it. I hope you guys have enjoyed the video and भाई बहुत मेहनत हुई है यार वीडियो में, थक गया भाई बनाते बनाते। तो भाई लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी है, बेकार लगी है, जैसी भी लगी है। एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर देना फॉर फर्दर वीडियोज़। एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।